हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 14वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी किए इस कहानी स्टार्ट करते हैं। रजत ने शीतल की तरफ देखा जो एकटक उसे ही देख रही थी। रजत शीतल के करीब आया। शीतल उठने लगी, लेकिन रजत ने नीचे झुककर उसे पूरी तरह से कवर किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। शीतल जैसे ही उसकी गोद में आई, उसका चेहरा रजत के सीने की तरफ लुढ़क गया और वो बेहोश हो गई। उसे यूं देखकर रजत का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया। शीतल बेड पर लेटी हुई थी और रजत कमरे में इधर उधर टहल रहा था। वो किसी से फोन पर बातें कर रहा था और इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो गुस्से से कांपता हुआ बोला, मुझे इस वक्त कुछ नहीं सुनना कि वो मीडिया में क्या इंटरव्यू दे रही है और क्या नहीं। आई डोंट केयर। उसे जो बोलना है बोलती रहे। मुझे उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर दोबारा डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया ही था कि उसके फ़ोन पर नीरज का कॉल आ गया। रजत ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से नीरज बोला, वो बॉस, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रजत गुस्से से बोला, कैसी प्रॉब्लम नीरज? नीरज थोड़ा पैनिक करते हुए बोला, बॉस वो रोहन। रजत गुस्से से कांपता हुआ बोला, अपनी बात में ख़त्म करो या फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी जुबान ही काट दूँ। उसके बाद सुनकर नीरज का गला डर से सूख गया। वो तुरंत बोला, सर रोहन कोमा में जा चुका है। रजत की गुस्से से मुठ्ठियाँ कस गई। वो रोहन को जिंदा इसलिए चाहता था क्योंकि रोहन ने कहा था कि उसने शीतल का सौदा किया है। अब रजत जानना चाहता था कि वो कौन है जिसने शीतल की डील करने की हिम्मत की। रजत एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, ट्रीटमेंट करवाओ उसका और ध्यान रहे कि वो मरना नहीं चाहिए। बेशक से कुछ दिन वो बेहोश रहे या कोमा में रहे, लेकिन उसे कोमा से बाहर आना होगा। जिस इंसान ने रजत भोसले की चीज को अपना बनाने की कोशिश की है, उसका नाम जाने बिना तो मैं उस रोहन को मरने भी नहीं दूंगा। सामने से नीरज बोला, जैसा आप कहे बॉस। रजत ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और बेड पर लेटी हुई शीतल की तरफ देखने लगा। अभी तक शीतल को होश नहीं आया था। डॉक्टर कुछ देर पहले ही उसका चेकअप करके गए थे। हालांकि शीतल के साथ जबरदस्ती नहीं हुई थी, लेकिन स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी और उसे कुछ हल्की चोटें भी आई थी। रजत उसकी तरफ आया, अभी उसकी तरफ देख ही रहा था कि शीतल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसके सामने रजत का चेहरा था। रजत उसे गुस्से से घूर रहा था, लेकिन जैसे शीतल को उसकी घूरती हुई नज़र खुद पर महसूस हो रही थी। इस वक्त उसके सामने सिर्फ रोहन का चेहरा घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रोहन अभी भी उसके ऊपर झुका हुआ हो और उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। वो तुरंत ऊपर की तरफ उठी और बोली, दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। उसे यूं देखकर रजत की आंखें बड़ी हो गई। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। शीतल ने उसे जोर से धक्का दे दिया। रजत इस धक्के के लिए तैयार नहीं था। वो लड़खड़ाकर हल्का सा पीछे हो गया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? शीतल उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। वो रोते हुए बोली, मैंने कहा ना मेरे पास मत आना। रजत गुस्से से कांपता हुआ उसके करीब हुआ और बोला, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ तुमसे, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस रोहन के पास जाने की? रजत ने जैसे ही दोबारा उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, शीतल और भी ज्यादा डर से कांपने लगी। उसे रजत के हाथ की तरफ देखा और एक पल में उसका हाथ झटक कर उससे फिर से दूर करते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। इतना बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब रजत को थोड़ा अजीब लगने लगा। शीतल ने अपने पैर बेड से नीचे रखे और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। रजत ने तुरंत उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे रोका।
शीतल ने दोबारा उसे धक्का देने की कोशिश की और बोली, प्लीज़ मेरे पास आने की कोशिश मत करना, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुम पर बहुत ट्रस्ट किया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रजत को समझ आने लगा कि शीतल उसे शायद रोहन समझ रही है। उसकी आंखें बिल्कुल एकटक थी, उसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही थी, जैसे वो जागते हुए एक सपना सा देख रही हो या फिर अपने होश में ना हो। रजत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, काम डाउन, रोहन नहीं हूँ मैं, रजत हूँ, मिस्टर ग्रीन आइज। शीतल एकटक उसकी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह से कांप रहा था और सांसें बेहद गहरी थी। रजत ने उसे अपने सीने से लगाया और बोला, मैंने कहा ना शांत, बिल्कुल शांत। रोहन आसपास भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो। शीतल हल्का सा पीछे हुई और रजत की ओर जोर से धक्का देकर एक बार फिर से वहां से भागने लगी। रजत ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की। शीतल ने साइड टेबल पर रखा हुआ कांच का वॉश उठाया और रजत की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं मार दूंगी तुम्हें, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। रजत ने अपना एक कदम पीछे ले लिया। उसके कांपते हुए हाथों से वो वॉश गिरा और उसने अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और बोली, उसने 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 मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने कहा कि पैसों के लिए उसने मुझे किसी को बेच दिया है। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। मैंने तो प्यार किया था उसको, तो फिर उसने ये क्यों किया? बोलते हुए वो खुद को बुरी तरह से नोचने लगी। रजत का दिल धक सा रह गया। हालांकि उसने भी शीतल को साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन तब शीतल की तरफ से ये रिएक्शन नहीं आया था। शायद इसलिए क्योंकि शीतल उससे प्यार नहीं करती थी। और रजत और शीतल के बीच जब वो हुआ तो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। शीतल नशे में थी और उसके बाद तो जैसे उसने खुद को पूरी तरह से रजत के लिए तैयार कर लिया था। रजत आगे की तरफ बढ़ने लगा। रजत की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि आगे पूरा कांच बिखरा हुआ था और शीतल के पैर नंगे थे। वो उन कांच के टुकड़ों पर अपना पैर रखती उससे पहले ही रजत उसकी तरफ बढ़ा और उसने तुरंत शीतल को अपनी गोद में उठा लिया। शीतल उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। वो चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन रजत उससे लेकर दूसरे कमरे में चला आया। उसने शीतल को लाकर बेड पर छोड़ा और बोला, बस लीगल, बहुत हुआ, इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गलती तुम्हारी है जो तुम उसके पास गई। शीतल ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो अभी भी पूरी तरह से अपनी होश में नहीं आई थी। रजत उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम रोहन के साथ नहीं, मेरे पास हो रजत, भोसले के पास, अपने मिस्टर ग्रीन आइस के पास। सो डरना बंद करो, कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। शीतल उसकी आंखों में देख रही थी। अचानक जोर से चिल्लाई और उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। उसे यूं देखकर रजत का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया हो। उसने तुरंत शीतल को ऊपर की तरफ उठाकर अपने सीने से लगा लिया। शीतल ने भी अपनी बाहें उसके ऊपर कस दी। वो इस वक्त बुरी तरह से कांप रही थी। अब वो पूरी तरह से अपने होश हवास में आ चुकी थी। रजत ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, क्यों रोए जा रही हो इतना? शीतल रोते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। रोहन रोहन उसने मेरे साथ जबरदस्ती। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। शीतल की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। अभी तक वो रोहन की हुई जबरदस्ती नहीं भूली थी और अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा था जैसे वो सब उसके साथ दोबारा हो रहा हो। लेकिन धीरे धीरे उसका कांपना कम होने लगा। रजत इस बार उसे वाइल्डली किस नहीं कर रहा था, वो उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने शीतल के होठों को छोड़ा और बोला, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। शीतल अपनी नमी भरी आंखों के साथ उसे देख रही थी। रजत बेड से उठा और बोला, अभी कुछ देर के बाद सर्वेंट तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगी,
तो प्लीज़ खाना खा लेना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम पिछले कुछ दिनों से ढंग से खा नहीं रही थी, इसीलिए अब तुम एक भी टाइम का खाना मिस नहीं करोगी। इतना बोलकर रजत बिना शीतल की तरफ देखे ही वहाँ से चला गया और शीतल बस उसे जाते देखती रह गई। वो एकदम सुन्न अपनी जगह पर बैठी हुई थी। रजत वहाँ से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और फार्म हाउस से निकल गया। शीतल ने अपना सर पीछे बेड से लगाया और उन सब बातों के बारे में सोचने लगी जो रोहन ने उसे कही थी। उसका सिर्फ भरोसा ही नहीं बल्कि दिल भी टूटा था। उसने रोहन के लिए अपना सब कुछ दे दिया और रोहन ने उसका ही सौदा कर दिया। इस बात ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। सर्वेंट खाना लेकर आई, लेकिन वो खाना यूं ही टेबल पर पड़ा रहा। शीतल ने एक भी निवाला नहीं खाया और यूं ही बेड पर बैठी रही। बेड पर बैठे बैठे कब उसे दोबारा नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ भोसले मेंशन में अंकिता अपने रूम में थी और पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। इस वक्त उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और जो एक साइड स्लिप ड्रेस थी और फिलहाल वो अपने होठों पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी। रूम का दरवाजा अचानक से खुला तो अंकिता के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई बिना उसकी इजाज़त के उसके रूम में आए, लेकिन वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, किसकी इतनी हिम्मत। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े रजत पर गई। रजत गुस्से से कांपते हुए उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या चाहती हो तुम। उसे अंकिता के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो हंसी और बोली, आज रजत भोसले अंकिता भोसले के बेडरूम में ये मैजिक कैसे हो गया। रजत एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मैं यहाँ अपनी खुशी से नहीं आया बल्कि तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। आखिर चाहती क्या हो तुम। जब मुझसे डिवोर्स ही नहीं चाहती तो इस तरह की मीडिया में स्टेटमेंट क्यों दे रही हो कि एक पल नहीं लगेगा मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। अंकिता हंसी और बोली, तुम्हारी लाइफ में तो इंटरफेयर मैंने पहले ही बहुत बार किया है। कई बार तो तुम्हारे वन नाइट स्टैंड मेरी वजह से स्पॉइल हो गए, लेकिन इतना गुस्सा तुम्हें पहले तो कभी नहीं किया। आखिर बात क्या है। रजत हल्का सा हंसा और बोला, क्योंकि अब तुम्हारी इन हरकतों पर मुझे गुस्सा आने लगा है। अंकिता अपना सर ना में हिलाते हुए उसके पास आई और बोली, गलत बात ये तो है कि अब तुम्हारे वन नाइट स्टैंड खत्म हो चुके हैं और शायद किसी के प्यार के जाल में फंस चुके हो तुम। रजत के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर अंकिता के चेहरे की स्माइल लंबी हो गई। उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। रजत का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। अंकिता अपनी उंगलियों उसके गले पर फिराते हुए बोली, पता किया मैंने कि पिछले कुछ दिनों से जिस जिस लड़की के कांटेक्ट में आए हो, लेकिन तुम्हारी जितनी भी फेवरेट लड़कियां थी सबका कहना है कि तुम तो जैसे हवा में गायब हो चुके हो। ना किसी बार में जाते हो, ना ही किसी होटल में अपना नाइट स्टैंड के लिए, और पता चला है कि तुम सिर्फ फार्म हाउस में रहते हो। तो क्या वो लड़की तुम्हारे फार्म हाउस में है। रजत गुस्से से बोला, अपना हाथ हटाओ, मुझे तुम्हारा टच भी बर्दाश्त नहीं। अंकिता हंसकर बोली, बातों को बदलने की कोशिश मत करो हबी। ये बताओ, क्या सच में उस लड़की से इतना प्यार होने लगा है कि हर रोज एक नई लड़की के साथ सोने वाला रजत भोसले आजकल एक ही लड़की के पीछे पागल होकर घूम रहा है। क्या वो लड़की मुझसे भी ज़्यादा सेलेक्टिव है, मुझसे भी ज़्यादा सेटिस्फाइड करती है तुम्हें। ऐसा बोलते हुए अंकिता रजत की गर्दन को बेहद करीब हो चुकी थी। रजत अपने बालों में अपना हाथ चलाया। अंकिता की हरकतें उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। अंकिता ने अचानक से ही उसके गर्दन पर अपने होठ रखे और बोली, क्या इसी तरह से सेड्यूस करती है क्या वो तुम्हें। रजत एक झटके से उसे खुद से दूर किया और बोला, डोंट यू डेयर टू टच मी।
अपनी औकात में रहो। रजत को इस तरह से सेड्यूस करने की औकात भी नहीं तुम्हारी। अंकिता हंसकर बोली, वो तो मुझे समझ में आ ही रहा है अभी। अब तुम्हें उस लड़की में इतना इंटरेस्ट है कि अंकिता, मैं तुम्हें कोई इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा, लेकिन अगर उस लड़की में मैंने इंटरेस्ट लिया ना, तो वो लड़की कहीं की नहीं रहेगी। बेशक से तुम मुझसे जितना मर्जी हरा लो, लेकिन वो लड़की मुझसे जीत नहीं पाएगी। रजत ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और बोला, वो लड़की बेशक से जो मेरी मर्जी हो, जब तक रजत भोसले उसके साथ है ना, इस दुनिया में किसी की औकात नहीं उसे हराने की, और भूल कर भी उससे पंगा लेने की कोशिश मत कर लेना। अब तक तुम्हें वो सब करने दिया जो तुम करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहस करना मुझे पागलों के साथ बहस करने जैसा लगता है। लेकिन अगर उसे कुछ कहा ना, तो रजत भोसले कितना पॉजिटिव है ये तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। उसकी बात सुनकर अंकिता की आंखें बड़ी हो गई। वो कैसे ही ना जानती हो कि वो एक टाइम में अंकिता के लिए कितना पॉजिटिव था, और वो पॉजिटिव सिर्फ अंकिता के लिए थी। रजत उसके करीब हुआ और बोला, आइंदा मीडिया में जब अपना चेहरा लेकर जाओ ना, तो ये बात याद रखना कि मेरे खिलाफ तुम्हारे पास प्रूफ हो ना हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा है, जिसे अगर सबके सामने ला दिया ना, तो अंकिता भोसले के साथ भोसले इस तरह से अलग होगा जैसे अंकिता से उसकी इज्जत। सो जस्ट स्टॉप दिस बुलशिट, बोलकर रजत उधर से तुरंत चला गया। अंकिता गुस्से से कांपते हुए बोली, ऐसे कैसे उससे पंगा ना लूं? अगर उसे तकलीफ देने से दर्द तुम्हें होगा, तो उसे मैं सिर्फ तकलीफ नहीं दूंगी, बल्कि उसे इतना तड़पाऊंगी कि तुम भी याद रखोगे कि कभी तुम्हारी अंकिता से शादी भी हुई थी। अब तो उस लड़की के बारे में मैं सब पता करवा के रहूंगी। अंकिता के कमरे से बाहर निकलकर रजत सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आया, जहाँ पर उसके डैड जयवर्धन और मॉम मीनाक्षी जी खड़े थे। उन्हें पता चला कि रजत घर आया है और अंकिता के कमरे में गया है। उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रजत मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन मीनाक्षी जी ने जल्दी से उसे रोका और बोली, हमसे नहीं मिलोगे। रजत ने पलटकर उनकी तरफ देखा और बोला, मुझसे मिलने की आपको क्या ही ज़रूरत है? वो है ना जो आपको मुझसे ज़्यादा ज़रूरी थी। जाइए और जाकर उनसे मिलिए। अंकिता सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आई और बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मुझसे इतनी ज़्यादा जेलस फील होती है। भला ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने, जो तुम मेरे लिए अपने मॉम डैड से भी लड़ रहे हो? रजत चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। जयवर्धन जी रजत की तरफ आए और बोले, तुम दोनों की शादी हुई है, लेकिन हर दिन तुम दोनों की लड़ाइयों के चर्चे मीडिया में छाए रहते हैं। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम दोनों अलग क्यों नहीं हो जाते? रजत व्यंग से हंसा और बोला, मैं तो कब से तैयार हूँ। इससे पूछे ये मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहती? अंकिता एविल स्माइल के साथ रजत के बिल्कुल करीब आई और बोली, जयवर्धन जी की तरफ बोली, मैंने सुना है माँ बाप बच्चों की शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई कमी आ जाए तो उन्हें दूर करते हैं, लेकिन आप तो यहाँ डिवोर्स करवाने की तैयारी कर रहे हैं। जयवर्धन जी थोड़े सर्द रहने में बोले, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि ये शादी नहीं निभ सकती। शायद इस शादी का रजत डिवोर्स ही आखिरी सॉल्यूशन है। अंकिता बोली, नहीं, मैं डिवोर्स नहीं लूँगी। रजत जयवर्धन जी की तरफ देखते हुए बैंक से बोला, अब आपको क्या हुआ? अब आप मुझे डिवोर्स लेने के लिए बोल रहे हो, लेकिन आप ही थे ना वो जिन्होंने मेरे इसलिए पसंद किया था। मीनाक्षी जी वहाँ पर आई और बोली, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने ही हाथों अपने बेटे की ज़िंदगी खराब कर दूँगी। अंकिता उनकी बातों से बुरी तरह चिढ़ गई और गुस्से से बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? मैंने आपके बेटे की ज़िंदगी खराब दी? मीनाक्षी जी चुप रही, क्योंकि वो जानती थी जितना वो अंकिता को जवाब देगी
अंकिता उतना ही ज़्यादा अनाप शनाप बोलेगी। बोलने को तो कोई उसे पीछे छोड़ ही नहीं सकता। जयवर्धन जी बोले, तुम लोगों को कम से कम स्वीटी के तो बारे में सोचना चाहिए। तुम लोगों की लड़ाई का उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। रजत उनकी बात बीच में काट कर बोला, मेरी स्वीटी को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। उस पर बुरा असर ना पड़े इसीलिए वो यहाँ से दूर है। अंकिता दांत पीसते हुए बोली, तो रखो उसे दूर, मुझे वैसे भी उससे कोई लेना देना नहीं है। रजत एक बार फिर से बैंक से हंसकर बोला, क्या कहा था आपने मॉम? शादी के वक्त की आपने मेरे लिए एक ऐसी लड़की चुनी है जो संस्कारों से भरी हुई है। देखिए कितने संस्कार दिखाई दे रहे हैं। आपको आइडिया है अभी ये संस्कार क्लब में जाकर कहाँ कहाँ गिरेगा, पता ही नहीं चलेगा। उसकी बातें सुनते हुए अंकिता को गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई। इस वक्त उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थी और किसी और लड़की को पहनने के लिए उस ड्रेस को थोड़ा अनकंफर्टेबल भी थी। मीनाक्षी जी ने अपना चेहरा झुका लिया। अंकिता को रजत के लिए उन्होंने ही पसंद किया था। जब उन्होंने अंकिता को पसंद किया था तो उस वक्त अंकिता बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लड़की थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे, जो ना सिर्फ उसके बात करने के लहजे में झलकता बल्कि वो पूरा पूरा दिन और रातें घर से बाहर रहने लगी। और जब सुबह आती तो पूरी तरह से शराब के नशे में टून होती। अंकिता गुस्से से चिल्लाकर बोली, संस्कार माय फुट, कोई अबला नारी नहीं हूँ मैं जो तुम्हारी हर बात सुनती रहूँगी। अगर मेरे बारे में कुछ फालतू कहा ना तो तुमने तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। रजत हंसकर बोला, और मैं तुम्हारी फालतू की हरकतें बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए खुद को कंट्रोल में रखो। अगर रजत भोसले आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतना बोलकर रजत तुरंत वहाँ से चला गया। अंकिता उसके जाने के बाद मीनाक्षी जी और जयवर्धन जी को देख रही थी। मीनाक्षी जी से देखते हुए बोली, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अंकिता। बहू बेटियां घर को जोड़ती है, लेकिन तुम्हारी वजह से तो हमारा रजत ही हमसे दूर हो गया। पर तुम मेरी तकलीफ क्या समझोगी? तुम्हें तो अपनी बेटी की ही परवाह नहीं। अंकिता का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। मीनाक्षी जी को जयवर्धन अपने रूम की तरफ ले गए। अंकिता गुस्से से मुट्ठियाँ कसती हुई वहीं पर खड़ी थी। दूसरी तरफ शीतल फार्म हाउस में रजत का इंतजार कर रही थी। उसका यूं शीतल को छोड़कर चले जाना शीतल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो खुद से कह रही थी कि उसे रजत का इंतज़ार नहीं, लेकिन फिर बार बार उसकी नज़रें दरवाजे पर टिक जाती। तभी उसे बाहर से एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला और रजत अंदर आया। अंदर आते ही उसने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकी और वॉशरूम में चला गया। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे देखते हुए शीतल मन में बोली, जब आप मुझे रोहन के पास से यहाँ लेकर आए थे तो मुझे लगा आपको मेरी फिक्र है, लेकिन आप मुझे छोड़कर चले गए और अब जब आए तो ऐसे सीधा वॉशरूम में चले गए। एक बार मेरी तरफ भी नहीं देखा। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत वॉशरूम से बाहर आया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए सर्वेंट को बुला रहा था। सर्वेंट डर से कांपते हुए रूम के अंदर आया। रजत उसे देखते हुए बोला, बाथरूम में बाथरूम नहीं है, अगर काम नहीं करना है तो छोड़ दो काम। किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा है यहाँ काम करने के लिए। वो सर्वेंट कांप कर बोला, सॉरी सर, गलती हो गई, मैं अभी रखवा देती हूँ। रजत को इस तरह गुस्से में देखकर शीतल भी कांपने लगी। रजत गुस्से से रूम से बाहर निकल गया और दूसरे रूम में चला गया। शीतल बेड से उठी और बाहर की तरफ आई। उसने सर्वेंट से इशारे में पूछा तो सर्वेंट धीमे से बोली, सर दूसरे रूम में गए हैं। शीतल रजत के पीछे पीछे दूसरे रूम में आई। रजत एक तरफ रोहन की वजह से हद से ज़्यादा गुस्से में था तो दूसरी तरफ अंकिता की हरकतों की वजह से।
शावर के नीचे खड़ा वो भीग रहा था। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। एक पल के लिए वो बिल्कुल शांत हो गया। उसे महसूस हो चुका था कि शीतल अंदर आ रही है। शीतल शावर के नीचे आकर उसके सामने खड़ी हो गई। रजत गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसकी ये बेरुखी शीतल को बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, लेकिन फिर भी शीतल वहाँ से नहीं गई। वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, क्यों नाराज़ हो रहे हैं आप? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? रजत ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, मेरा गुस्सा मैं करूं या ना करूं तुम्हें क्या? तुम जाओ, तुम्हें जिसके पास जाना है। न जाने क्यों उसकी ये बात सुनकर शीतल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो रजत के और भी ज़्यादा करीब हो गई। रजत ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। शीतल सीधा दीवार से जा लगी। रजत उसे गुस्से से देखते हुए बोला, मेरे करीब मत आना, चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। जिसके पास तुम्हें जाना है जाओ, आई डोंट केयर। शीतल एक बार फिर से उसके करीब आई और उसके गाल पर अपने हाथ रखकर बोली, ऐसे कैसे मैं किसी और के पास चली जा सकती हूँ? मुझ पर तो आपका हक है ना? रजत ने उसकी कलाई को पकड़ा और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। शीतल ने डर से एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रजत उसके चेहरे पर झुका और बोला, अगर इतना ही था तो तुम पर मेरा हक, तो रोहन से मिलने क्यों गई? किससे पूछ कर गई? क्या सोचा था तुमने उसके साथ भाग जाओगी? शीतल ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं, मैंने उसके साथ भागने का बिल्कुल नहीं सोचा। मैं तो रोहन से मिलने भी नहीं जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो बस आखिरी बार मुझसे मिलना चाहते हैं। तो रजत उसकी बात बीच में काट कर बोला, आखिरी बार मिलने का हक भी तुमने किससे दिया? जानती हो ना, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी मिस्ट्रेस हो, तो किसी और के पास जाने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? शीतल की आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन साथ ही साथ उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट भी तैर रही थी। वो रजत के सीने से लगी और बोली, मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान अपने मिस्ट्रेस के लिए भी इतना पॉजिटिव हो सकता है। रजत ने तुरंत शीतल को खुद से अलग किया और बोला, अपनी चीज़ों के लिए मैं पहले से पॉजिटिव हूँ। शीतल रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ मिस्टर ग्रीन आइज, मैं आपके लिए एक चीज़ ही हूँ। मुझे कुछ भी फील करने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी आज मुझे फील हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन गंदा सा भी लग रहा है। रजत एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर उसे देख रहा था। शीतल रोते हुए बोली, आप ज़बरदस्ती करते हैं तो वो ज़बरदस्ती जैसी नहीं लगती, लेकिन आज जब रोहन मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था मिस्टर ग्रीन आइस, बहुत गंदा। बोलते हुए शीतल ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। रजत ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे और पूरी तरह से उसके ऊपर झुका। शीतल पीछे दीवार से लग गई, उसकी गर्दन पर झुक और उसकी गर्दन को चूमने लगा। शीतल ने अपनी आंखें बंद कर ली। शीतल के हाथ खुद ब खुद रजत के कंधे पर आ चुके थे। उसी गर्दन पर चूमते चूमते ही रजत उसके कंधों पर आया और बड़े ही प्यार से उस कंधों को चूमने लगा। शीतल की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। शावर के पानी के नीचे भले ही उसकी आंखों से आंसू रजत को ना दिखाई दे, लेकिन जिस तरह से उसकी सांसें बढ़ रही थी, वो रजत को बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रहा था कि शीतल रो रही है। रजत उसे देखते हुए उसके चेहरे के पास आया और बड़े ही हल्के से अपने होठों को उसके होठों पर रखा। शीतल ने अपनी आंखें खोली। वो रजत की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो प्यार करती थी ना रोहन से। रजत का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, आइंदा से उस आदमी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। शीतल रोते हुए बोली, कभी नहीं। रजत उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, अभी भी बुरा लग रहा है। शीतल ने अपना चेहरा हल्का सा
हाँ में हिलाया। रजत हल्का सा नीचे हुआ। शीतल की धड़कनें और तेज हो गई। उसे रजत के होंठ खुद पर महसूस हो रहे थे। पानी की आवाज़ को शीतल की हल्की हल्की सिसकियाँ चीर रही थी। रजत ने उसके जिस्म के हर एक हिस्से को किस किया जहाँ उसने चुमा होना हो। आखिर वो वापस उसके चेहरे के पास आया और उसे अपनी बड़ी ही इंटेंस नज़रों से देखने लगा। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डिजायर सी फील हो रही थी। वो फिजिकली इतना ज़्यादा एक्टिव था कि कुछ चीज़ें उसे बहुत जल्दी ही उसे पोजीशन में ले आती थी जहाँ पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। और उसे देखते हुए शीतल को भी उसकी डिज़ायर फील हो रही थी। लेकिन आज रजत ने खुद पर कंट्रोल करते हुए शीतल से कहा, जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। इतना कहकर वो पीछे हट गया। शीतल उसे देखकर हैरान थी। आज तक उसने कभी इस बात की चिंता नहीं की थी कि उसे दर्द हो रहा है या नहीं। उसे बस खुद से मतलब था। लेकिन शायद आज पहली बार शीतल की वजह से वह खुद को रोक रहा था। शीतल उसकी आंखों में देखते हुए उसके करीब आई। रजत एक बार फिर से कुछ बोलने को हुआ, लेकिन शीतल ने अपने चेहरे को अपने हाथों में थामा और अपने पंजों के ऊपर खड़े होकर बिल्कुल रजत के होठों पर अपने होठ रख दिए। रजत के हाथ शीतल के कमर पर कस गए। दोनों ही अब एक दूसरे को बेइंतहा चूमे जा रहे थे। शीतल को खुद पर रजत के हाथ भी महसूस हो रहे थे और हर बढ़ते पल के साथ उन दोनों की किस और भी डीप होती जा रही थी। कुछ पल बाद रजत ने उसके होठों को छोड़ा और शीतल को लेकर बाथटब की तरफ आया। शीतल ने अपना चेहरा उसके सीने से लगा दिया था और खुद को पूरी तरह से रजत के हवाले कर दिया। रजत ने उसे बाथटब के अंदर लिटाया और अपने इंटेंस नज़रों से देखते हुए उसके ऊपर झुका। शीतल उसे रोकते हुए बोली, आइंदा मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। रजत उसके ऊपर झुका और बोला, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने शीतल की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। शीतल को एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ और कुछ देर बाद शीतल की सिसकियाँ पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। कुछ घंटों बाद रजत शीतल को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आया। शीतल बिल्कुल बच्चों की तरह उसकी गोद में सिमटी हुई थी। रजत ने उसे बाथ टॉवल में लपेट रखा था। उसे बेड पर छोड़कर रजत क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और अपना लोअर पहना। शीतल अभी भी बाथ टॉवल में बेड पर थी। उसकी पूरी बॉडी इस वक्त बेहद रेड दिखाई दे रही थी। रजत लोअर टी शर्ट पहनकर रूम से बाहर आया। उसके जाने के बाद शीतल दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आप इतने भी बुरे नहीं हैं मिस्टर ग्रीन आइज जितने आप खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। अचानक ही वो अपनी बात पर चौंक गई और बोली, मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हूँ? मैं तो रोहन से प्यार करती थी ना। आज उन्होंने मुझे चीट किया तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन मुझे वो महसूस नहीं हो रहा जो होना चाहिए। मैं तो मिस्टर ग्रीन आइस के बारे में सोच रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ रजत फार्म हाउस के गार्डन एरिया में था और इस वक्त नीरज से बातें कर रहा था। उसने नीरज को जल्द से जल्द शीतल के लिए एक फ्लैट खरीदने को कहा था। अब वो शीतल को इस फार्म हाउस पर नहीं बल्कि यहाँ से दूर किसी फ्लैट में रखने वाला था। वो नहीं चाहता था कि अंकिता शीतल तक पहुँचे। न चाहते हुए भी उसे शीतल की फिक्र हो रही थी। नीरज से फ़ोन पर बात करने के बाद रजत वापस रूम में आया और देखा शीतल बेड पर नहीं है। शायद वो ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने आई थी। कुछ देर बाद वो एक शर्ट पहनकर बाहर आई। रजत की नज़रें उस पर काफ़ी गहरी थी। शीतल को उस शर्ट में देखकर रजत उस पर से नज़रें हटा नहीं पा रहा था। वहीं रजत की नज़रें खुद पर महसूस कर शीतल के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। शीतल डिनर के लिए बाहर डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। रजत उसके जाने के बाद बोला,
सीरियसली मैं इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ? नो नो, शी इज़ जस्ट माई मिस्ट्रेस, नथिंग एल्स। मैं उसे सबसे इसलिए नहीं छुपाना चाहता क्योंकि मुझे उसकी केयर है। मैं बस उसे अंकिता के सामने नहीं आने देना चाहता, बिकॉज आई नो वो शीतल के साथ किस हद तक जा सकती है। रजत भी बाहर डाइनिंग एरिया में आया। शीतल फिलहाल डाइनिंग एरिया में नहीं थी। वो किचन से बाहर निकली और रजत के पास आकर बोली, आज मैंने आपके लिए स्पेशल डिनर बनवाया है। आज आप वो घास फूस नहीं खाएंगे? रजत चिढ़कर बोला, व्हाट डू यू मीन? शीतल हंसी और बोली, अरे मेरा मतलब है अपनी वो इटालियन सलाद और न जाने क्या क्या जो आप अच्छे से खाना खाएंगे। रजत ने अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाले और बोला, और अच्छा तुम कौन होती है ये डिसाइड करने वाली कि मैं क्या खाऊंगा और क्या नहीं? तो शीतल का चेहरा उतर गया। वहीं रजत के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो डाइनिंग एरिया की तरफ आया और बोला, तुमने ढंग से प्यार से दो बातें क्या कर रहा हूँ? तुम तो बीवियों की तरफ बिहेव करने लग गई हो। शीतल चिढ़ते हुए उसके पास आई और मुंह बनाकर बोली, खड़ूस कहीं के। ऐसा बोलते हुए वो चेयर पर बैठ गई। रजत ने गहरी नज़रों से उसे देखा और बोला, इस खड़ूस की ही मिस्ट्रेस हो तुम? शीतल खींच कर बोली, हाँ मुझे पता है मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ, आपको तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। रजत ने उसके थाई पार्ट पर अपना हाथ रखा। वो शर्ट काफ़ी ऊंची थी, जिससे अब रजत ने उसके थाई पार्ट पर अपना हाथ रखा तो वह शर्ट थोड़ा और ऊपर खिसक गई और रजत उसके थाई पार्ट को सहलाते हुए बोला, जब कोई इंसान अपनी औकात से बाहर जाने लगे तो उसे बताना जरूरी होता है कि वो क्या है, ताकि वो अपने औकात में रहे। शीतल बस उसे घूरती रही। उसने अपना चेहरा घुमा लिया। रजत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सर्वेंट अपने हाथों में ट्रे लिए डाइनिंग टेबल पर आई और डिनर सर्व करने लगी। सर्वेंट डर से कांप रही थी। शीतल के कहने पर उन्होंने इटालियन फूड बना तो दिया था, लेकिन रजत बहुत कम रोटी सब्जी ये सब खाता था। रजत की नजरें ट्रे में लगे हुए खाने पर जैसे ही गई, उसकी भौहें तन गई। सर्वेंट ने उसकी प्लेट में जैसे ही खाना सर्व किया, रजत ने उस प्लेट को उठाया और जोर से नीचे फेंक दिया। सर्वेंट तुरंत पीछे हट गई। वहीं शीतल भी बस रजत को ही देख रही थी। अभी तक रजत कितने प्यार से उसे ट्रीट कर रहा था और अब अचानक से ही एक बार फिर से वह गुस्सा और खड़ूसपन शुरू हो चुका था। रजत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, किसने कहा मेरे लिए ये सब बनाने को? सर्वेंट सर झुका के बोली, सर वो मैम साहब ने कहा। तो रजत गुस्से से बोला, आपको सैलरी कौन देता है, मैं या फिर आपकी सो कॉल्ड मैम साहब? शीतल अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, अगर आपको ये सब नहीं खाना था मिस्टर गिलनाइस तो आप आराम से भी बोल सकते थे ना। आपको लिए आपकी पसंद का खाना बन जाता, आपको ऐसे खाना फेंकने की क्या ज़रूरत थी? रजत ने गुस्से से घूरते हुए उसे देखा और बोला, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चुप बैठकर अपना खाना खाओ। मिल रहा है ना तो खाने को बस खाओ, जुबान मत चलाओ। शीतल की आंखों में नमी तैर गई। उसने अपनी पेट की तरफ देखा और बोली, आपकी तरह मैं खाने का अपमान नहीं कर सकती, लेकिन अब ये खाना मुझसे खाया नहीं जाएगा। इतना कहकर वो तुरंत अपने कमरे में भाग गई। रजत ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। सर्वेंट अपना सिर झुकाए हुए बोले, सॉरी सर, लेकिन मैं अभी आपके लिए दूसरा खाना बना देती हूँ। रजत गुस्से से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो भी अपने रूम में चला गया। रूम में आकर उसने देखा कि शीतल बेड पर औंधे मुँह लेटी रो रही थी। रजत अंदर आया और बोला, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? शीतल, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा हर्ट थी, वो बेड से उठी और अपने आंसू साफ करते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई। रजत उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। शीतल गुस्से से बोली, क्या समझते हैं आप खुद को? रजत के चेहरे की भौहें तन गई।
शीतल फ्रस्ट्रेट होकर बोली, मुझे समझ नहीं आता मिस्टर ग्रीन आइज की मैं आपको समझाऊं तो समझाऊं कैसे। अभी कुछ देर पहले आप जिस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे थे, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे आपको मेरी फिक्र है और आप इतने बुरे भी नहीं। लेकिन अब जो आपने डाइनिंग टेबल पर किया ना, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं। पता है मैंने कितने प्यार से आपके लिए उन्हें ये सब बनाने के लिए कहा था, लेकिन आपने खाना तो दूर वो सारा वेस्ट ही कर दिया। रजत सर्द लहजे में बोला, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कोई मेरी पसंद बदलने की कोशिश करे। शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, मैं आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रही ग्रीन आइज। रजत एक्सप्रेशन होकर बोला, करना भी मत, बुरी तरह से फेल हो जाओगी, क्योंकि मैं बदलने वाला नहीं। शीतल ने अपना माथा पीट लिया और बोली, अगर एक दिन आप वो सब खा लेते तो इसमें बदल जाते। रजत टॉक्सिक वॉइस में बोला, तुम मुझे वो खाना खिलाना ही क्यों चाहती हो? बहुत बार कह चुका हूँ कि तुम अपनी औकात में रहो। मिस्ट्रेस हो तुम, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ बेड पर मुझे सेटिस्फाइड करना है। मुझे क्या खाना है और क्या नहीं ये डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती। शीतल की आंखें एक बार फिर से आंसू लुढ़कने लगे। वो रोते हुए चिल्लाकर बोली, बार बार मुझे ये मिस्ट्रेस कहना बंद कर दीजिए। रजत सर्द आवाज में बोला, कहूँगा जो तुम हो वही कहूँगा। अगर तुम अपने लिए कुछ और सुनना चाहती हो तो भूल जाओ। बोलकर उसने शीतल को कमर से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, इन्हें जरा सुधार लो। अगर मेरे लिए कुछ करना है तो बेड पर करो। किचन में काम करने के लिए बहुत सारे सर्वेंट हैं। शीतल बस उसकी आंखों में देखती रही। उसे रजत की बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। रजत ने एक झटके से उसे छोड़ा और बोला, अपने कपड़े पैक करो। शीतल हैरानी से बोली, क्यों क्यों कहाँ जाना है मुझे? रजत जो रूम से बाहर जा रहा था पलट कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जितना कहा जाए उतना किया करो, फालतू जुबान और दिमाग दोनों ही मत चलाया करो। शीतल तुरंत उसके पास आई और बोली, नहीं पहले आप मुझे बताइए कि आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे जब तक बातें पूरी होती उससे पहले ही रजत बोला, मुझसे सवाल करने का हक नहीं है तुम्हारा, चुपचाप अपने कपड़े पहनो। शीतल चिल्लाकर बोली, कुछ फील करने का हक नहीं है मुझे, कुछ सोचने का हक नहीं है, कुछ बोलने का हक नहीं है, आपके लिए कुछ करने का हक नहीं है और अपने लिए कुछ पूछने का भी हक नहीं है। आप इतने बेदिल कैसे हो सकते हैं मिस्टर ग्रीन आइज? रजत एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मैं ऐसा ही हूँ, जाओ और अब जाकर अपने कपड़े पैक करो। शीतल तुरंत बोली, मैं कोई कपड़े वकड़े पैक नहीं करूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना। रजत उसके पास आया और बोला, मुझे मना कर रही हो तुम? शीतल उसे नजरें चुरा कर बोली, पहले आप मुझे बता दीजिए कि आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, उसके बाद मैं आपकी बातें मान लूँगी। लेकिन जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर आया। शीतल एकदम से हैरान हो रह गई। शीतल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर ग्रीन आई? प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप ऐसे मुझे किसी और के पास नहीं भेज सकते। उसकी बात सुनकर रजत की आंखें बड़ी हो गई। उसके कदम एकदम से रुक गए और वो इंटेंस नज़रों से शीतल की तरफ देखने लगा। शीतल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आज रोहन ने उसे जो कुछ कहा था उसके बाद उसके दिल में डर बैठ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि रजत भी उसे किसी और के पास भेज रहा है। रजत व्यंग से हंसा और बोला, मुझे रोहन समझ रही हो? शीतल ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप मुझे ऐसे ज़बरदस्ती कहीं लेकर जा रहे हैं तो, और वो भी अपने कपड़े पैक करने का बोला तो मुझे लगा, प्लीज़ प्लीज़ बता दीजिए ना मुझे आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। रजत ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बाहर आकर लगभग से
उसे गाड़ी में धक्का देते हुए उसे बिठाया। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी। वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा और लग्जरियस टाइप का लग रहा था। रजत गाड़ी से बाहर निकला और शीतल को भी बाहर निकलने का इशारा किया। शीतल गाड़ी में ही बैठी रही। डर से वो बुरी तरह से कांप रही थी। रजत ने आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बोला, मैंने कहा बाहर निकलो। शीतल रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे वापस आपके साथ जाना है। रजत उसके ऊपर झुका और बोला, अब अगर तुम बाहर नहीं निकली तो गोद में उठाकर ले जाऊंगा। शीतल लगभग से गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, प्लीज़ कुछ तो बताइए। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसे खींचा और अगले ही पल शीतल उसकी गोद में थी। रजत उसे लेकर अंदर लिफ्ट की तरफ आ गया और कुछ देर बाद वो शीतल के साथ उस अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर था जहाँ लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। शीतल की नज़र सामने बने पेंट हाउस पर गई जिसके दरवाजे पर नीरज खड़ा था। जैसे ही नीरज ने रजत और शीतल को देखा तुरंत उसने उन दोनों पर से नज़रें हटा ली और दरवाज़ा खोला। रजत शीतल को लेकर उस पेंट हाउस के अंदर आया और सीधा उसे बेडरूम में ले गया। शीतल बहुत ज़्यादा हैरान थी, उस पेंट हाउस को देख रही थी। वो सच में बहुत ज़्यादा लग्जरियस था। ऐसा घर तो शीतल ने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा था। वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? रजत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज से तुम यहीं रहोगी सिली गर्ल। शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वो यहीं पर रहेगी मतलब? वो तुरंत अपनी जगह से उठकर बैठी और बोली, हम दोनों यहाँ रहेंगे। रजत उसके ऊपर झुका और बोला, बीवियों की तरह ड्रामा मत किया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बीवी नहीं हो मेरी जो हर वक्त मेरे साथ रहोगी, जब तुम्हारी ज़रूरत मुझे होगी तो मैं आ जाऊंगा। शीतल तुरंत बोली, आप यहाँ मुझे अकेले छोड़कर जाएंगे मिस्टर ग्रीन आइज? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पर अकेले नहीं रहूँगी, प्लीज़ मुझे अपने साथ वापस ले चलिए ना। रजत डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हुआ और बोलने लगता है, मेरे साथ रहने के लिए मरे जा रही हो सिली गर्ल। शीतल की धड़कनें अब तेज हो गई। वो अपना हल्का सा सर झुकाकर बोली, ऐसा नहीं है ग्रीन आइज, लेकिन मुझे अकेले बहुत डर लगता है। रजत डेविल स्माइल के साथ बोला, डर तो रात को लगता है, डोंट वरी, तुम्हारी रातें अभी भी मेरे साथ ही होगी। इतना कहकर रजत उससे अलग हुआ और शीतल कुछ सोचती समझती उससे पहले ही रजत उस पेंट हाउस से बाहर चला गया। शीतल उसके पीछे पीछे आई, लेकिन तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था और रजत वहां से जा चुका था। शीतल ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे दरवाज़ा खुला ही नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी मैं अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।